सभी का एक बार फिर से जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 1 अप्रैल से 45 साल से उम्र वाले हर किसी को लगेगा कोरोना वैक्सीन। जी हम बात करें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से 45 साल के ऊपर सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना जरूरी है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपको बता दें कि इससे पहले 60 साल या उससे ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा था। 45 साल से लेकर 59 साल के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि टीका आ जाने के बाद भी अभी हमें कम से कम 1 से 1.5 साल तक और मास्क लगाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दौर में कोरोना से लड़ाई में ढिलाई नहीं बरती जा सकती। टीकों की कमी को लेकर उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमने चरणबद्ध तरीके से लोगों को वैक्सीन देने का फैसला लिया है। जावड़ेकर ने कहा कि देश में कई और कोरोना वैक्सीन मौजूद हैं जो ट्रायल फेज में है और जल्द ही इन्हें मंजूरी मिल जाएगी। आपको बता दें कि देश में अब तक 4.72 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और वहीं 60 साल से अधिक उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें कि केजरीवाल सरकार को झटका। लोकसभा में पास हुआ दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक। एलजी होंगे और शक्तिशाली। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को करारा झटका लगा है क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है और इस विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी की भूमिका और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। सोमवार को लोकसभा में पास हुआ विधेयक दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देते हुए जो शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। एलजी को अधिकार देने वाले इस विधेयक का दिल्ली का सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है। सदन में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा में युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्र शासित राज्य है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है। सभी संशोधन कोर्ट के फैसले के मुताबिक है, जिसके बाद ये कानून पास हो गया। उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को और अधिक परिभाषित करेगा। बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार और केंद्र में भाजपा के बीच विवाद पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की संविधान पीठ के बावजूद विधेयक को आगे बढ़ाया गया। सरकार ने दावा किया कि विधेयक संविधान को ध्यान में रखते हुए निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को और अधिक परिभाषित करेगा। और दोस्तों, अगली खबर बता दें कि आदित्य ठाकरे के बाद सीएम उद्धव की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव, लगवा चुकी हैं वैक्सीन की पहली डोज। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का असर अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के परिवार पर भी दिखाई देने लगा है। बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के बाद अब सीएम उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे भी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने 11 मार्च को ही कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज ली थी। आदित्य ठाकरे को कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को रश्मि ठाकरे का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि उनकी हालत स्थिर है और होम क्वारंटीन में है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने 11 मार्च को सरकार द्वारा संचालित जेजे अस्पताल में कोरोना वायरस के खिलाफ टीके की पहली खुराक ली थी। एक अधिकारी ने बताया कि रश्मि ठाकरे का कोविड-19 टेस्ट सोमवार रात पॉजिटिव पाया गया। उन्हें मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में क्वारंटीन किया गया है। राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने 2 दिन पहले यानी शनिवार को खुलासा किया था कि उनका कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार को पिछले 24 घंटे में 28,699 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों, मैं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें जो कि बिहार से है। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में बवाल। तेजस्वी यादव बोले, हमें पीटा गया, काले दिन के रूप में याद करेगी जनता। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में मंगलवार को जो नजारा देखने को मिला, ऐसा शायद ही किसी अन्य राज्य की विधानसभा में देखा गया होगा। जी आपको बता दें कि 23 मार्च को बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया और पूरे दिन 4 बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के
के बाद अंत में विपक्ष की महिला विधायकों ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को चैम्बर से बाहर आने से रोक दिया। इस बीच स्पीकर को उनके चैम्बर से बाहर निकालने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। जी आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि विपक्ष की महिला विधायक को महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा विधानसभा भवन में जबरन खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। महिला विधायक ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा को उनके चैम्बर से बाहर आने से रोक रही थी। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें पुलिसकर्मी और अन्य सुरक्षाकर्मी विपक्ष के विधायकों को सदन से खींचकर बाहर ला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज का दिन काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। आपको बता दें, वीडियो पोस्ट कर तेजस्वी यादव ने अपने कैप्शन में लिखा कि नीली शर्ट पहना शख्स पटना का डीएम है जो माननीय विधायक को धक्का दे रहा है। 2 माननीय विधायकों को घसीटा जा रहा है और प्रशासन का अधिकारी जूते से विधायक को लात मार रहा है। लोहिया जयंती पर नीतीश कुमार ये कुकर्म करवा रहे हैं। सड़क और सदन कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। क्या हुआ आपके साथ? एसपी डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा। एसपी माइक खोल दीजिए साहब। अभी क्या स्थिति है आपकी? कैसे? छाती पर चोट। काफी देर तक बाहर पड़े हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं। बात करते हैं आपसे। नहीं बात करवाएंगे भैया, यार जान बचा लो पप्पा। क्या हुआ? कैसे? नीतीश कुमार जान मरवा देंगे पप्पा। हम लोग बिहार के 12 करोड़ जनता के साथ खड़ा भैया। आज बेरोजगारी के सवाल पर सड़क पर मारा और सदन में काला कानून, पुलिस अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि गुरुग्राम शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली लेके आ जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, मैं अगली खबर में आपको बता दें कि कोरोना के कहर के बीच मुंबई में फीकी रहेगी होली। सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने पर लगा प्रतिबंध। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की दूसरी लहर आ चुकी है। वहीं प्रदेश की राजधानी मुंबई भी जबरदस्त कोविड-19 की चपेट में आता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक स्थानों पर होली उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को जारी किए आदेश में प्रदेश सरकार ने कहा कि मुंबई में सार्वजनिक होली समारोह को हर दिन बढ़ रहे कोरोना के मामले में वृद्धि को देखते हुए निषिद्ध कर दिया गया है। बता दें, महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मामलों में हुई अत्यधिक बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को कोरोना के केस में गिरावट देखी गई, जिसमें 24,645 नए मामले दर्ज किए गए। रविवार को राज्य में 30,535 मामले दर्ज किए गए थे। और दोस्तों, अगली खबर है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि 100 करोड़ की वसूली, देशमुख और परमवीर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, सीबीआई जांच की मांग। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली के आरोप का मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। मामले में मुंबई के एक वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में हाईकोर्ट से गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई या फिर किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए जाने का आदेश देने की मांग की गई है। जी आपको बता दें कि याचिकाकर्ता वकील जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल ने हाईकोर्ट से दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन में इसी मामले में उनकी एक लिखित शिकायत का संज्ञान लेने और प्राथमिकी दर्ज किए जाने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में यह भी मांग की गई है कि हाईकोर्ट को उन जांच अधिकारी को उन सभी स्थानों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने का निर्देश दिया जाए जिनका परमवीर सिंह के सीएम उद्धव ठाकरे को दिए पत्र में जिक्र किया गया है। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस मामले में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे का नाम आने और एनआईए द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाकर उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया था। ट्रांसफर के 3 दिन बाद पिछले शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर भूचाल ला दिया था और इस पत्र में परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख
देशमुख पर वसूली का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि अनिल देशमुख ने पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई से हर महीने 100 की वसूली का टारगेट दे रखा है। इससे मुंबई में 1750 बार से 40 से 50 करोड़ की वसूली शामिल थी। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को लेकर। जी आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे मिथुन चक्रवर्ती। जाने क्या है खास वजह। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी और भाजपा के बीच इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की आखिरी लिस्ट भी जारी कर दी है। भाजपा ने बंगाल चुनाव के लिए जिन 13 लोगों के नामों की सूची जारी की है उसमें नेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का नाम गायब है और इस अंतिम लिस्ट से बंगाल चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती का नाम नहीं है। इसलिए अब तय है कि मिथुन इस बार बंगाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। केवल स्टार प्रचारक बनकर ही उन्हें संतोष करना पड़ेगा। बता दें कि 7 मार्च को जब बंगाल की राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेगा रैली में जब मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा की सदस्यता ली थी तब भाजपा सूत्रों ने कहा था कि मिथुन चक्रवर्ती को बंगाल की रास बिहारी सीट से उतारा जाएगा, लेकिन इस सीट से भाजपा ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट सुब्रता साहा को टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब चूंकि भाजपा ने आखिरी लिस्ट जारी कर दी है तब यह साफ हो चुका है कि मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ने पार्टी में शामिल तो कर लिया है, लेकिन उन्हें टिकट देकर चुनाव दंगल में नहीं उतार रही है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जिसमें फारूक अब्दुल्ला बोले, कहा देश को बचाने के लिए कांग्रेस को आगे आना होगा, घर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। जी आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और श्रीनगर के सांसद फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ज्यादा एक्टिव होकर मजबूती से संघर्ष करने की जरूरत है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल है और मौजूदा समय में जिस तरह से सरकार चल रही है उससे घर बैठकर नहीं लड़ा जा सकता। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सड़कों पर उतरना होगा। अब्दुल्ला ने कहा अगर ईमानदारी से मुझसे पूछोगे और मैं सच्चाई से जवाब दूं तो कहूंगा कि कांग्रेस कमजोर हो गई है। अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को जगाना होगा और मजबूत बनना होगा। कांग्रेस को उन समस्याओं को लेकर लोगों के साथ खड़ा होना होगा जिसका सामना आज आम जनता कर रही है। ये सब घर बैठकर नहीं होगा, इसके लिए मजबूती से बाहर आकर लड़ना होगा। फारूक अब्दुल्ला कुछ समय पहले भी इससे मिलता जुलता बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत हो। देश की विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए कांग्रेस को एकजुट होना चाहिए। देश में जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए लोग कांग्रेस की ओर उम्मीद के साथ देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री बने रहे हैं। उनकी पार्टी एनसी का कांग्रेस और भाजपा दोनों के साथ गठबंधन भी रह चुका है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक। जाने क्या है नई गाइडलाइन। जी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 1000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं दिल्ली में। और इधर कोरोना संक्रमण की बढ़ोतरी को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगामी त्योहारों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत सभी त्योहारों में सार्वजनिक उत्सवों पर रोक लगा दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने अपने आदेश में बताया कि दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारण आगामी त्योहारों जैसे होली, नवरात्रि और शब बारात सार्वजनिक त्योहारों की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी डीएम और संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। मालूम हो कि दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र घटी। केजरीवाल सरकार ने घटाकर की 25 से 21 साल। जी हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली की केजरीवाल कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर मोहर लगा दी है। ये नीति अगले 3 महीने में लागू कर दी जाएगी। सरकार ने शराब पीने की लीगल उम्र को घटा दिया और बता दें कि 25 साल से इसे घटाकर 21 साल कर दिया गया है। इससे कम उम्र के व्यक्ति को ऐसी जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जहां शराब परोसी जाती है। आपको बता दें कि सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नई नीति से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब की नई दुकानें नहीं खुलेंगी, सभी सरकारी दुकानें बंद होंगी। शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। दिल्ली में शराब की अब सभी प्राइवेट दुकानें होंगी। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी शराब पीने की लीगल उम्र 21 साल हो गई है। इसके साथ ही अंडर एज
ड्रिंकिंग के खिलाफ भी दिल्ली सरकार ने नई मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ये आपको बता दें कि 21 साल से कम उम्र के युवकों को अनिवार्य आईडी कार्ड चेकिंग होगी। सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शराब माफिया पर शिकंजा कसने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में बदलाव करके उन पर फैक्टर को हटाया जा रहा है जिनकी वजह से शराब माफिया अपने अवैध कारोबार चला पाता है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते पहले खबर की ओर। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर बता दें जो कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड को लेकर है। जी आपको बता दें कि छिछोरे को बेस्ट फिल्म, कंगना बेस्ट एक्ट्रेस, मनोज बाजपेयी धनुष को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। जी हम बात कर रहे हैं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। कोरोना महामारी की वजह से पुरस्कारों के ऐलान में देरी हुई और इस साल कुल 4 से ऊपर फीचर फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए रखा गया था। यहाँ बता दें कि 2019 के पुरस्कारों की घोषणा इस बार की जा रही है। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज मुख्य किरदार में नजर आए थे। सुशांत की ये आखिरी फिल्म थी। वहीं अभिनेत्री कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया है। और वह बता दें कि भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी हिंदी के लिए चुना गया है। इससे पहले पिंजर और सत्या के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया था। मनोज बाजपेयी के अलावा धनुष ने भी बेस्ट एक्टर का खिताब अपने नाम किया है। ये पुरस्कार धनुष को आसुरन यानी तमिल के लिए मिला है। और दूसरी नई खबरों जान लेते हैं क्या देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी हम बात करें कि होली से पहले धड़ाम हुआ सोना, कीमत में फिर आई गिरावट। क्या है जान लेते हैं आज के सोने का भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में गिरावट का दौर फिर से शुरू हो गया है। मंगलवार को सोने का भाव एक बार फिर से गिर गया और भारतीय सराफा बाजार में मंगलवार को भी सोने की कीमत में गिरावट आई और 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने का भाव 120 रुपए गिरकर 44,823 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत 0.5% गिरकर 66.13 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। और दोस्तों, मैं अगली खबर बता दें क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश, कश्मीर में बर्फबारी से हाईवे बंद। जी हम बात करें कि दिल्ली के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, तो वहीं राजधानी में इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे कारण तापमान में कमी आई है और ठंडी हवाओं के चलते मौसम सुहाना हुआ है। विभाग ने कहा है कि केवल दिल्ली एनसीआर में ही बारिश के आसार नहीं है, बल्कि अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान, हरियाणा, यूपी के कई इलाकों में जमकर बादल बरसने के आसार हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और